हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आवेश, आवेश के गुण और आवेशन के नियम, आवेशन के प्रकार, इन सारी चीजों के बारे में जाना था। और आज हम लोग उसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, इसमें कूलाम का नियम जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कूलाम का नियम भी पूछा जाता है और इस पे रिलेटेड, इस पे आधारित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए इस कूलाम के नियम को काफी अच्छे से समझिएगा और अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। उसका सॉल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो हमको ये जानकारी, अच्छा उसके पहले ये कुछ नियतांक है जिसको हमने बोर्ड पे लिख रखा है। फिजिक्स जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाने जाते हैं, सवाल लगाने जाते हैं, उस समय बहुत सारे ऐसे नियतांक होते हैं जिसका मान हमको याद होना चाहिए। अगर वो मान आपको याद नहीं है तो फिर आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं फिजिक्स के, वो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए बच्चों ये ज्यादा जरूरी है कि ये जो भी नियतांकों के मान लिखे गए हैं वो आपको सारे के सारे नियतांक के मान जो हो याद होने चाहिए। ठीक है। तभी आप फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बात समझ में, इसलिए इसको आप या तो इसका फोटो खींच लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जब भी पढ़ने बैठे हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठे। आगे बात समझ में, तो आपको यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाए उसको आप नोट करते चले ताकि आपको बाद में लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप बाद में लिखने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आप भूल जाएंगे, दिमाग पे आपके नहीं आएगा। इसलिए साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा और आपको बाद में फिर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप जब भी बैठिएगा पढ़ने हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि जो चीजें आपको बताई जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई भी हो, बताते तो हैं लेकिन लिखते नहीं है। तो जो भी बातें बताई जाए वो आप नोट किया करिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो कूलाम का नियम है वो किस लिए है, किस पर काम करता है। ठीक है। कूलाम का नियम जो है, वैज्ञानिक जो कूलाम थे मतलब ये जो कूलाम का नियम आया है ये वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, यानी कूलाम जो है वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है। उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया था। और वो प्रयोग उनका क्या था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए कि वैद्युत बल क्या है। तो वैद्युत बल क्या है आप इसको जरूर नोट करिएगा। वैद्युत बल किसे कहते हैं, तो किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है। इसको हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है, आप इसको खुद नोट करिए, अपना नोट्स खुद से तैयार करिए। ठीक है। इससे देखिए, आप अगर अपना नोट्स खुद तैयार करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपने अगर खुद नोट्स बनाया है तो वो बातें जो होंगी दिमाग में आपके धीरे धीरे आने लगेंगी और आप लिख लेंगे। लेकिन जो चीजें आप रट के लिखेंगे, हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा दिया, आपने उसको रट लिया, वो चीजें अगर कहीं बीच में आप भूल जाते हैं तो फिर आपको याद नहीं आ पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि नोट्स आप खुद तैयार करिए।
तो उसमें जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे तो वो सारी बातें आपके दिमाग में एक एक करके घूमने लगेंगी, याद आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत बल, क्योंकि कूलाम का नियम जो है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर आधारित है, तो हमको पता होना चाहिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या है। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। इस चीज को आप कॉपी में जरूर लिखिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कूलाम के नियम में जो दूसरी बात आएगी वो है बिंदु आवेश। तो ये बिंदु आवेश क्या है? तो नाम से ही पता है कि कोई भी दो आवेश जिनकी मात्रा जो है काफी कम हो उसको हम लोग बिंदु आवेश कहेंगे। या फिर इसका एक और एक और डेफिनेशन बनता है कि जब दो आवेश हैं, ठीक है, देख लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिंदु आवेश, या फिर आपको बता देते हैं बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश जो होता है दो आवेश है, मान लीजिए एक आवेश है यहाँ पर जिसको हम लोग कह रहे हैं Q1 और एक आवेश है यहाँ पर जिसको हम लोग कह रहे हैं Q2। ठीक है, अगर इन आवेशों का मान इनको पृथक करने मतलब इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि R है। ठीक है, इन दो आवेशों का मान इनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में काफी कम हो। आगे बात समझ, बिंदु आवेश क्या है? तो बिंदु आवेश क्या है? तो ये है कि दो आवेश है, मान लीजिए दो आवेश हमने Q1 और Q2 कह दिया, तो Q1 और Q2 के बीच कुछ तो दूरी होगी, तो हमने उस दूरी को R कह दिया। तो दो आवेश ऐसे हैं जिनका मान इनको पृथक करने वाली दूरी से काफी कम है। ठीक है, दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है, तो ये जो Q1 और Q2 है इनके बीच की दूरी R से काफी कम है, तो वैसे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो बिंदु आवेश का मान होता है वो उनकी बीच की दूरी से काफी कम होता है, तो ऐसे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, अब कूलाम का नियम जो था वो इसी पे था कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है, अब अभी आपने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच या किन्हीं भी दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम यही कहता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो उनके मानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बात समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। पहले तो हम लोगों ने बिंदु आवेश पढ़ लिया। बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश वह आवेश होता है जो उनके पृथक करने वाली दूरी की तुलना में काफी कम होता है, तो ऐसे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम किसके लिए था? दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल पर बल के लिए था। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसके लिए था। तो हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों
बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखिए, दो बिंदु आवेश अगर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आकर्षण बल ही हो या फिर वो प्रतिकर्षण बल ही हो। अगर दो समान आवेश होंगे तो जो बल दोनों आवेशों के बीच लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों बिंदु आवेश असमान होंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो, समानुपाती, या इसी को हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। आगे बात अभी हमने आपको बताया कि जो कूलाम का नियम है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर काम आधारित है, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है या जो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो कैसा होता है? तो दोनों आवेशों की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पर स्थित है। ठीक है, जैसे ये दो आवेश है, एक को हमने Q1 कहा और एक को हमने Q2 कहा, और दोनों के जो बीच की दूरी है
वो क्या है, आर है। ठीक है, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 आर दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच कार्यरत बल F बराबर, नहीं समानुपाती, क्योंकि कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी r है, तो वह जो बल होगा, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, कैसा होगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब जब ये इसको हम समानुपाती पढ़ते हैं, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे F इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे इक्वल लिखेंगे हमको इस नंबर के आगे एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। ओके, हमने कांस्टेंट जोड़ दिया और ये हो गया Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिखेंगे, जहां इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां के समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है, तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके तब जाकर के दूसरा बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग F बराबर हमने क्या लिखा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, जहां के क्या है, के एक नियतांक है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एसआई पद्धति में k इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, यानी यहाँ जो k लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 1/4πε0, तो वो हम लोग रख लेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यह जो है F का मान है। ठीक है, यह जो है किसका मान हो गया, F का, और F क्या है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम यही है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4πε0 जो होता है उसका मान कितना होता है, अभी हमने आपको बताया भी था कि 1/4πε0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, जहां, यहां लिख सकते हैं, जहां 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम को हम लोग C लिख सकते हैं, प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी ये जो 1/4πε0 है इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो F बराबर ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये हो गया कूलाम का नियम हो गया, मतलब कूलाम के नियम से जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ जो एप्सिलॉन जीरो है, इसको हम लोग एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं या फिर एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन जीरो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब जो आपके यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो या इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, जहां एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युत शीलता, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युत शीलता है। एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर इसका आपको मान निकालना हो, जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। फिर हमको इसका मान निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन जीरो बराबर, फिर ये एफ यहाँ आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन जीरो यहाँ आ जाएगा और जो एफ है वो कहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो की जगह पर। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू एफ Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर हो गया। अब एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या हो जाएगा, अभी तो मान निकालेंगे, पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं। तो मात्रक देखिए, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक देखिएगा क्या होगा, 1/4 ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। लेकिन बाकी जो बच रहा है एफ Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, इन सबों के तो मात्रक होते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, ठीक है, यहीं से निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे देखिए एफ तो नीचे आ गया है, Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर इंटू एफ, तो इसको आप ऐसे भी लिख लो थोड़ा सा, 1/4 इंटू Q1 Q2 एफ इंटू आर स्क्वायर। अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखिए, Q1 Q2, तो Q1 Q2, Q1 का मात्रक यानी कोई भी आवेश हो, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q1 का भी एसआई मात्रक कूलाम हो गया और Q2 का भी एसआई मात्रक कूलाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो लिखेंगे कूलाम स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ऐसे एफ का यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो गया, ठीक है। कूलाम का नियम तो यहीं तक हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम हो गया। अब वहीं से ये सारी बातें जो है हम लोग निकाल रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है। अब हम लोग निकालेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन जीरो का मान ये कैसे निकालेंगे, वो तो अभी हमने आपको बताया था कि एप्सिलॉन जीरो का मान जो होता है 8.85 into 10 के पावर 12 होता है, -12 होता है। अब आता कैसे है वो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, एप्सिलॉन जीरो बराबर आपने इतना निकाला हुआ है 1/4 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र पहले निकाल देते हैं, यहाँ निकाल चुके हैं तो वहीं से बीमीय सूत्र भी निकाल देते हैं। का बीमीय सूत्र पहले बीमीय सूत्र निकालते हैं और उसके बाद उसका मान निकालेंगे। देखिए एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या निकला है, 1/4 Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, लेकिन इन सारी चीजों का बीमीय सूत्र होता है। जो Q1 Q2 है, तो Q1 के लिए जो बीमीय सूत्र होता है वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है, 80
Q2 के लिए भी क्या हो जाएगा 80। बल के लिए m l t के पावर -2 और दूरी के लिए l²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, a² t²। इन सारी चीजों को अब हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m, यहाँ पावर 1 है तो -1, l तो l का पावर भी -1, t का पावर -2 है ना, जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर जो होगा +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू l को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे इसका पावर हो जाएगा -2। आई बात समझ में? इसी से हमने निकाला है कूलाम स्क्वायर यानी 80 इंटू 80, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। बल के लिए F m l t के पावर -2, दूरी r² है तो l का स्क्वायर। अब इन सारी नीचे वाली चीजों को हम लोग ऊपर लेके गए हैं, तो ऊपर ले जाते हैं तो जो पावर होता है वो पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो जो प्लस में थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस में थे वो सारे प्लस हो गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, a² फिर t के पावर 2 और t टू दी पावर 2, तो क्या हो गया t टू दी पावर 4। उसके बाद m कितना हो गया, m हो गया -1 और फिर l कितना हो जाएगा -2 और -1 कितना हो गया -3 और t की पावर 4 को हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बीमीय सूत्र होता है MLT होता है, पहले m फिर l फिर t और a², यानी जो एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है वो क्या हो जाता है a² m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 और t टू द पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये कूलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है उसका मान हमने इतना निकाला हुआ है, और एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब एप्सिलॉन 0 का हम लोग मात्रक निकाले हैं, एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र निकाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बराबर 1 बाई यहां से आप निकाल सकते हैं, यस ऐसे निकालते हैं। पहले सूत्र यहाँ पे लिख दीजिए, एप्सिलॉन 0 का मान उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल रहे हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, हमको एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई, पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं या 22/7 रख सकते हैं, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ का जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा यानी 10 के पावर 2, और यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू 314 इंटू 9 और 10 के पावर 9 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 10 के पावर 9 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है 10 के पावर -9, या फिर रहने दीजिए यहाँ पे पॉइंट रहने दीजिए, ये पहले 10 के पावर 9 को ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -9। अब जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगली बात समझ में। तो ये था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में जो आपने कांस्टेंट रखा था के की वैल्यू 1/4πε0 हो गई। अब यहाँ से जो ये एप्सिलॉन 0 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, जहाँ लिखा गया है एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो अब हम लोग उसका मान निकाल रहे हैं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का सूत्र क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा। आगे बात समझ लें। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी आवेशित वस्तु है, निर्वात में न रख करके निर्वात के स्थान पे कोई माध्यम में अगर उसको रख दिया गया है, किसी भी माध्यम में, तब जो कूलाम का नियम है, यानी जो बल है, वो क्या हो जाएगा? यहां तक तो हो गया। यदि आवेश ये तो कब के लिए है? जब जो दोनों आवेश हैं वो निर्वात में रखे हुए हैं, तब के लिए बल का मान है। यदि आवेश निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में रखे हो, तब ये बल जो था F, वो कितने के बराबर हो जाएगा? अगर निर्वात में नहीं, दो आवेश जो हैं निर्वात में रखे रहेंगे, तब तो बल का मान यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वस्तु जो है दोनों आवेश जो है वो निर्वात की जगह पे किसी भी माध्यम में रखे गए, किसी भी दूसरे माध्यम में रख दिए गए हैं, तब उसके लिए F बराबर क्या हो जाएगा? तब कूलाम के नियम से का रूप, जब किसी और माध्यम में रखा गया तो कूलाम का जो नियम का रूप होगा वो क्या हो जाएगा? वो कुछ ऐसा हो जाएगा। F इज इक्वल टू, यहाँ पे माध्यम आप लिख सकते हैं, माध्यम 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। जब निर्वात रहेगा तो K की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 1। लेकिन जब निर्वात नहीं रहेगा, कोई माध्यम रहेगा, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम की जो परावैद्युतशीलता होती है वो दिया रहेगा, उसी को हम लोग K कहते हैं। तो वो K का मान हम लोग क्या कर देंगे? रख देंगे, ठीक है। परावैद्युतांक भी उसको कह सकते हैं। जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। अगली बात समझ में। ये क्या है कि जब दो आवेश निर्वात में रखे गए हैं, तब कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। लेकिन जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं, तब कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से कूलाम का नियम जो है आपका कंप्लीट हो गया है, और उसकी सहायता से हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 का भी मान निकाल लिया है, और इस तरीके से कूलाम का नियम आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों, अभी हमने कूलाम का नियम देखा। कूलाम का नियम क्या है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। और अब जो है हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम के कुछ गुण। कूलाम के नियम के कुछ गुण क्या क्या है?
पहला है कूलाम का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है जिसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। कूलाम का नियम जो है प्रयोग के आधार पर दिया गया है, ठीक है, इसे हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते, यह प्रयोग के आधार पर दिया हुआ है। दूसरा, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। यह नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश का मतलब काफी छोटे आवेशों के लिए ही सत्य है, बड़े आवेशों के लिए सत्य नहीं है। तीसरा है यह नियम नाभिकीय दूरियों यानी 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी दूरियों के लिए सत्य है। चौथा, कूलाम के नियम के अंतर्गत वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। और पांचवा, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। मतलब दो बिंदु आवेश है और उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वह बल जो होता है किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। जितना वो पहले था किसी तीसरे आवेश के आ जाने के बाद भी वह उतना ही रहता है। तो ये थे कि कूलाम के नियम के कुछ गुण। अब हम लोग कूलाम का नियम जो है उस पर कुछ सवाल करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कूलाम का जो नियम हमने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे एक सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल देखिए लिखा हुआ है, धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे और प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻6 कूलाम आवेश है। तो इसमें आपको दो बातों को प्राप्त करना है, निकालना है। गोलों के बीच कार्यरत स्थित वैद्युत बल का मान क्या होगा। यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल जिसका परावैद्युतांक 80 दिया हुआ है में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा। प्रतिकर्षण बल इसलिए कि दोनों जो गोले हैं उन दोनों ही गोलों पर जो आवेश है वो क्या है, समान है। तो समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। कोई भी सवाल करने जाइए तो पहले लिखिए दिया हुआ है दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, Q1 10⁻⁻6 कूलाम और Q2 भी 10⁻⁻6 कूलाम, R इज इक्वल टू 3 मीटर, ये चीजें आपको दी गई है, ठीक है। अब हम लोग कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 K जो होगा ना यह परावैद्युतांक है। अगर K की जगह 1 रख देंगे तो वो निर्वात हो जाएगा या फिर वायु हो जाएगा, और अगर K की जगह कोई और मान रख देंगे तो वो किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। जब जो हमारे दोनों आवेश हैं वो निर्वात में हो तब K की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 K की जगह तो 1 हो गया, Q1 का मान कितना हो गया 10⁻⁻6, Q2 इसका भी मान 10⁻⁻6 और R स्क्वायर, R की जगह पे है हमारा 9, R स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, क्लियर है। और ये कितना हो गया 10⁻⁻, दोनों जो 10⁻⁻6 है 10⁻⁻6 है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻12 और नीचे जो है 9 है, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास 10⁻−3। बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन।
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब जो दूसरा है बी वाला, उसमें क्या होगा? फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा। बी का आंसर देखिए, इसमें भी कूलाम का नियम ही लाएंगे। 1/4πε0 इंटू के, या हो जाएगा Q1 Q2 R बटा R स्क्वायर। तो देखिएगा इतने दूर की, सॉरी हम लोग ऐसे करते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू 1/k। ये के हम लोग अलग कर दिए थोड़ा, क्योंकि इतने दूर की वैल्यू आपने निकाल रखा है। ठीक है, के का मान अगर 1 रख देंगे तो वो निर्वात में चला जाएगा, और उतने देर की वैल्यू हमको कितने मिल चुकी है? 10⁻³ तो इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 10⁻³ और नीचे के है, ये के रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और के की वैल्यू कितनी दी गई है? के की वैल्यू सवाल में देखना पड़ेगा। हाँ, के की वैल्यू 80 दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे 80 रख लेंगे। आगे बात समझ में? अब हम लोग इसको भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे? देखिए, भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, यानी 1 में आप 80 का भाग दे दीजिए और 10⁻³ तो जो था पहले से ही रह जाएगा, तो कुल आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस तरीके से यह जो है सवाल जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है।